हाय, वेलकम बैक इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हमने पिछले 6 एपिसोड्स में ईयर 2013 तक के IIT एडवांस लेवल के पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आज के टॉपिक में हमें आगे बढ़ना है, और आज हम लोग करने वाले हैं IIT एडवांस में ईयर 2014 और 2015 के पूछे गए क्वेश्चंस को, और टॉपिक आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और हम उनमें क्या क्या समझ सकते हैं। लेट्स सी। सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एंड ऑफ कोर्स 27 का मतलब है कि अब तक जो सीरीज़ में चलते आ रहे हैं हम लोग एपिसोड्स के थ्रू, उनमें ये 27 नंबर पे है। इसका लिंक PDF का लिंक, जिसमें सभी क्वेश्चंस 2007 से लेके 2020 तक के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है, और उसको मैंने PDF में बना के लिंक में दे दिया है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2014 का पूछा गया क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चन में बेसिकली 4 क्वेश्चंस है, एक कॉलम के फॉर्म में दे रखा है। 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट 1 जिसमें सारे इंफॉर्मेशन है, और उसके आधार पे लिस्ट 2 को मैच कराना है, और मैच करा के आपको जो आंसर आएगा उसके बाद देना है कि इसमें से ABCD कौन सा होगा, मीन्स करेक्ट मैच क्या होगा, इसमें से चूज़ करना है। तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन जो PQRS हैं वो इस इंफॉर्मेशन पर आधारित है कि ZK = cos 2k pi by 10 प्लस I sin 2k pi by 10, जहाँ k की वैल्यू 1 से 9 है। तो ये अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो ये क्या बताता है, ये है 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि 10th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो अगर रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो उसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे कुछ क्राइटेरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी रूट्स ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी को इसके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आप z to the power 10 -1 = 0 को सॉल्व करते हो, तो इसके जो रूट्स मिलेंगे उन रूट्स को हम लिख पाएंगे क्या क्या। एक तो 1 जो कि ट्रिवियल है, उसके बाद आ सकता है Z1, देन Z2 एंड सो ऑन, एंड फाइनली हो जाएगा Z9। और यही 10 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इस z to the power 10 - 1 = 0 इक्वेशन का। पहली बात तो ये, इसमें चूँकि Z1 का मतलब है कि इस ZK, मतलब Z सबस्क्रिप्ट K जो लिखा गया है वो है कोसाइन 2k pi by 10 प्लस I sin 2k pi by 10, और इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो e⁻ I 2k pi by 10। एंड नाउ यहाँ पे कुछ और बातें आप ध्यान दीजिए। अगर मैं इस z to the power 10 - 1 को ऐसे लिखना चाहूँ रूट्स के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि इनके जो रूट्स होंगे वो होंगे z - 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर होगा उसको, देन z - Z1 एंड डॉट 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 z - Z9। ये सभी रूट्स इनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आप और भी चीज़ें देख सकते हो क्या, कि सभी रूट्स का सम जो होगा वो होगा 0, यानी कि 1 + Z1 Z2 डॉट 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 Z9 = 0 होगा। अब इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें इस सम को, तो भी सही होगा। कैसे? समेशन k = 0 to 9, और यहाँ पे लिख दूँ मैं e⁻ I k 2 pi by 10, या फिर हम ऐसे कह दें कि ये सिंपली है समेशन k = 0 to 9 ZK, तो ये भी सत्य होगा। इन द सिमिलर वे, अगर मैं इस e⁻I k 2k pi by 2 pi by 10 को अगर मैं कॉस और साइन के फॉर्म में लिखूं, तो ये 2 अलग अलग समेशंस में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? समेशन
k इज इक्वल टू 0 to n, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2k pi by 10 एंड देन प्लस k इज इक्वल टू 0 to 9 sin 2k pi by 10, और मैं i को यहाँ लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये चूँकि सभी ज़ीरो के इक्वल है, तो अब आप क्या समझ रहे हो कि ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स दोनों अलग अलग पार्ट्स समेशन ज़ीरो हो रहे हैं। इसका मतलब ये फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर बन गया, और आप बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो के बराबर है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअली उसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए और ये भी ज़ीरो होगा, तभी जाके ये पूरा सम इसका ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका ज़ीरो बन पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब nth रूट्स ऑफ इन्फिनिटी के बारे में चर्चा हो। तो यहाँ मैंने 10 लिया है, इस कॉन्टेक्स्ट को देख के आप कोई भी पावर लोगे z का यहाँ पे, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होगा। अब इन्हीं के आधार पे इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इसको कर पाएंगे। लेट्स सी। तो इसमें जो p सबसे पहला दे रखा है वो उसने कहा है कि फॉर ईच zk देयर एग्जिस्ट zj सच दैट zk टाइम्स zj इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह रहे हो कि zk टाइम्स zj 1 होना चाहिए, और कम से कम एक j होगा किसी भी एक k के लिए। मतलब कोई भी आप k लोगे तो हर एक k के लिए कोई ना कोई एक j होगा जिसके दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि क्यों ना हम पहले ये बना के देखें कि 1 क्या दे रहा है। तो zk के लिए हम लिख सकते हैं क्या e टू द पावर i, और ध्यान रहे इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना इजी होगा। तो इसको हम zk की जगह पे रख सकते हैं, और j के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली k को j से रिप्लेस कर दिए, तो 2j pi एंड डिवाइड बाई 10। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट दैट आइडिया कि हम इन दोनों को सम कर सकते हैं पावर्स को। इसमें से 2 pi by 10 को हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बच जाएगा k प्लस j एंड दैट इज़ 1। नाउ हमें ये बताना है कि क्या k प्लस j, अब यहाँ आपको ये सोचना है कि k प्लस j क्या दोनों को ऐड करके हम कोई ऐसा नंबर ला सकते हैं जो 10 से डिविजिबल हो। याद रहे k की वैल्यू और j की वैल्यू दोनों लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक। तो अगर मैं k और j दोनों को 1 से 9 के बीच में रखता हूँ तो k प्लस j 2 से 18 तक लाई करेगा, और 2 से 18 के बीच में 10 के मल्टीपल्स आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं k और j का कॉम्बिनेशन ऐसा लेता हूँ 6 और 4 या फिर 4 और 6, तो ऑब्वियसली 10 से कैंसिल हो जाएगा, और वो यहाँ पे बिल्कुल पाई का मल्टीपल दे देगा जिससे वो 1 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप e टू द पावर i 2 pi by 10 टाइम्स k प्लस j को आप ऐसा समझ सकते हो ना कि वो है cos। अब इसमें ये 1 कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, जब ये वैल्यू इस cos का जो एंगल होगा वो पाई का इवन मल्टीपल हो। तो पाई का इवन मल्टीपल तो 2 तो पहले से यहाँ पे है, और यहाँ 10 केवल इसको कैंसिल करने बाकी है। तो यानी कि k प्लस j अगर 10 का मल्टीपल हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल होगा। तो वी कैन फाइंड मेनी नंबर्स लाइक मेनी पेयर्स, k प्लस j की वैल्यू 10 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट्स इट। तो इसलिए ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई इसको मिल ही जाएगा j जो इसके साथ मिल के 1 बना सके। दैट मीन्स कि p है ट्रू, तो इस p को मैंने ट्रू के साथ मार्क कर दिया, और ट्रू कॉरस्पॉन्ड करता है 1 को, यानी कि p के साथ जाएगा 1। सो मैं इसको क्या करता हूँ कि p के साथ 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आते हैं दूसरे पार्ट अपनी q पे। q में पूछा गया देयर एग्जिस्ट अ k, फिर से वही चीज़ है, सच दैट z1 टाइम्स z इज इक्वल टू zk हैज़ नो सोल्यूशंस z इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें एक ऐसा z ढूंढना है जो z1 के साथ मल्टीप्लाई करके zk दे दे। तो ऑब्वियसली हम z को फिर से मान लेंगे क्या, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लिख सकते हैं कोसाइन थीटा प्लस i साइन थीटा, और जिसका मॉडुलस हमने r मान लिया। तो इस z को इस z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो z1 क्या होगा भाई, z1 होगा e टू द पावर i
एंड देन 2 पाई बाई 10। और z को हम लिख सकते हैं r e टू द पावर i थीटा। तो r को मैं यहाँ लिखता हूँ बाहर और यहाँ लिखूँगा मैं e टू द पावर i थीटा। और zk का मतलब आपको पता है e टू द पावर i क्या होगा 2k पाई बाई 10। अब हम यहाँ कर सकते हैं क्या, r e टू द पावर थीटा प्लस 2 पाई बाई 10 i is equal to e to the power I 2k पाई बाई 10। अब इस इक्वेशन का सलूशन इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हम थीटा ढूंढ पाएंगे कोई ना कोई। तो ज़रा विचार कीजिए, ये 2k पाई बाई 10 है, इसने कहा है कि हैज़ नो सोल्यूशन z इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि कोई एक k ज़रूर है जिसकी वजह से ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या हम ऐसा k ढूंढ पाएंगे जिससे कि थीटा नहीं निकल पाए? अगर आप k के बारे में विचार करोगे तो वो केवल 1 से 9 तक के बीच का है। इसका मतलब वो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो चीज़ है वो उन्हीं 10 थ्रोट्स ऑफ इन्फिनिटी में से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप इस r से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, और उन रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को लेके फिर से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है और वहाँ से उसको पोलर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और उस पोलर फॉर्म से जब आप इसके आर्गुमेंट को इक्वेट करोगे तो थीटा की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। इसका मतलब ऐसा कोई k नहीं होगा जिसकी वजह से ये थीटा नहीं निकाला सकता। बाय द वे इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास ये z1 टाइम्स z1 इज इक्वल टू z टू द zk है, सो वी कैन राइट z इज इक्वल टू zk डिवाइड बाय z1, जहाँ zk हमारे पास पता है कि क्या है e टू द पावर i 2k पाई बाई 10, और यहाँ से मिल जाएगा z1 जो कि हो जाएगा e टू द पावर i 2 पाई बाई 10, एंड देन यहाँ से मिल जाएगा e टू द पावर i 2 पाई बाई 10 k माइनस 1। अब ये क्लियरली पता चलता है कि z जो होगा वो एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हमें r को लेने की जरूरत नहीं थी। बट एनीवे यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि k की वैल्यू चूँकि 1 से 9 के बीच में है, तो ऐसा कोई भी k नहीं होगा जिसके लिए z की कोई वैल्यू निकल ही नहीं सके। इस वजह से इसका सलूशन होगा, और इस वजह से इस 2 के लिए जो ऑप्शन मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। अब इस पार्ट r को करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि वो इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ दे रहा है। बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 1 माइनस z1 से स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैं इस z माइनस 1 को यहाँ पहले लिख दूँ तो ये कुछ आपको हिंट दे सकता है कि ये दोनों तरफ 1 पुट करने से जो लेफ्ट राइट हैंड साइड का पार्ट बनेगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट बनेगा, और बाद में मॉड ले लेंगे। सो इन द सेंस कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दोनों तरफ हम लिमिट लगा सकते हैं z अप्रोचेस 1 पे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप z इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली रखो तो 0/0 का फॉर्म मिल जाएगा, तो ये लिमिट लगा के कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा z टू द पावर 10 माइनस 1 बाई z माइनस 1, और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको 1 माइनस z1 एंड डॉट डॉट 1 माइनस z9। देन ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 10 एंड 1 टू द पावर 10 माइनस 1। ये एक स्पेशल केस है लिमिट फाइंड करने का, जिसमें x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a होता है, तो हम लिखते हैं n a टू द पावर n माइनस 1। और राइट हैंड साइड में आपको जो का त्यों जो उन सभी का प्रोडक्ट है वो लिखना पड़ेगा, और हमें चाहिए इनके प्रोडक्ट का मॉड या फिर मॉड का प्रोडक्ट एंड देन उसको डिवाइडेड बाई 10। तो ये तो पहले से ही 10 आ गया, यानी कि इन सब के प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, 10 के बराबर। उसको 10 से डिवाइड करना तो ये मिल जाएगा 1। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, और इससे हमें मिला क्या, r को हमें इक्वेट करना है 3 से, यानी कि 1 से, दैट इज़ r के लिए जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख रहा था ना, तो ये हो जाएगा p आया था आपका 1, q आया था 2 और r हो गया 3। हालांकि हम इसको यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हैं कि z टू द 10 माइनस 1 बाई z माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस
z प्लस जेड स्क्वायर डॉट 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 z टू द 9, क्योंकि ये इसी का सम है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें z के पावर्स इंक्रीज हो रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं। और राइट हैंड साइड में हमारे पास z माइनस z1 टिल z माइनस z9 का प्रोडक्ट है। और इसमें आप जब z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको 10 1s मिलेंगे, जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। और यहाँ मिल जाएगा z माइनस z हमें z की जगह पर 1 पुट करना है, सो विल गेट 1 माइनस z1 डॉट 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 1 माइनस z9। और इससे भी आपको वैल्यू मिल गई इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 10, और जिससे अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा 10 बाई 10 इज इक्वल टू 1। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट s पे। तो s के लिए क्या है, 1 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 to 9 एंड कोसाइन 2k पाई बाई 10। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि ये दोनों इंडिविजुअली ज़ीरो होंगे, लेकिन ये ज़ीरो कब होगा, जब इसमें ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा तब ज़ीरो होगा। इसका मतलब कि मैं इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर दूं, 0 से 9, और ज़ीरो वाली वैल्यू को मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो काम बन जाएगा, बिकॉज ये 1 से 9 तक का सम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 से 9 तक के सम को लिख रहा हूँ, लेकिन ज़ीरो वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये 1 से 9 तक का ही सम रहेगा। इट मीन्स कि हमने 0 से 9 तक के सम को अब ये फॉर्म दिखाया, तो इसको मैं 0 लिख सकता हूँ, और ये -1 यहाँ एज इट इज़ रह जाएगा। दैट इज 1 माइनस एंड 0 माइनस 1, सो दिस विल गिव यू 2, और ये 2 फोर्थ में है। वाओ, सो 4 का s का हो गया 4, यानी कि डायरेक्टली क्या मिल गया, 1 2 3 4 PQRS 1 2 3 4, और ये जहाँ होगा वही ऑप्शन होगा। सो यू कैन सी दिस P1 Q2 R3 एंड S4 आपको दिख रहा है ऑप्शन C में, एंड सो द ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये ईयर 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक्सक्यूज मी फिर से 2 कॉलम्स दे रखे हैं, लेकिन इसमें खाली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट को हैंडल करना है, बाकी जो ऑप्शंस हैं कॉलम में वो अलग अलग टॉपिक्स के हैं। तो मैं केवल सी पार्ट को करूँगा, और उसमें एक्चुअली ऐसे समझ सकते हो कि सी के लिए 1 2 3 4 5 ये 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से कोई सिलेक्ट करना है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो इसमें कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 80, और यहाँ पे ये दे रखा है 3 माइनस, पहले मैं इसको लिख दूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे 3। तो ये तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो हमें बताना है कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n क्या हो सकती हैं, इज एन आर, यानी कि एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप ज़रा इन सभी के ब्रैकेट में यानी बेस में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, इन तीनों को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप देखें कि सभी में 3 3 2 है कहीं ना कहीं। तो मान लेते हैं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मैंने केवल इसको लिया है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को मैंने z मान लिया। बाय द वे वन मोर थिंग, क्यूब रूट्स ऑफ 80 दे रखा है, तो क्यूब रूट्स ऑफ 80 0 कब दे सकता है, अगर वो तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो। तो 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को, या फिर किसी भी इस तरीके के फॉर्म को हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि z इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी खुद 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये इंडिविजुअली 0 नहीं हो सकते हैं, तो हमें कुछ और सोचना पड़े। तो मैंने मान लिया कि ये 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर z है। तो अगर इस z को ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूँ ओमेगा z लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा एंड माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर्ड, एंड यहाँ मिल जाएगा 2 ओमेगा क्यूब्ड, एंड ओमेगा क्यूब्ड की वैल्यू हो जाती है 1, सो विल गेट 2। यू ऑब्जर्व दैट कि ये 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर यही तो है। दैट मीन्स ये बीच वाला पार्ट है ओमेगा z। इन अ सिमिलर वे अब यहाँ से गेस कर सकते हो कि अगर ओमेगा z को फिर से ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर z, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर्ड, एंड फिर इस बार 3 ओमेगा क्यूब्ड की वैल्यू हो जाएगी -3 ओनली, एंड दिस इज व्हाट 2 ओमेगा, दैट्स इट।
सो यहाँ अब देखो कि ये जो चीज़ है वो ये है, मतलब ओमेगा स्क्वायर जेड। सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज जेड, दिस इज ओमेगा जेड एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर जेड। तो आपको करना क्या है, z टू द पावर 4n + 3, ओमेगा z टू द पावर 4n + 3 एंड फाइनली ओमेगा स्क्वायर z टू द पावर 4n + 3 एंड इनका सम होना चाहिए 0। अब आप देखिए इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा z टू द पावर 4n + 3 और बचेगा क्या 1, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4n + 3 एंड देन ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4n + 3। दिस इज 3 बाय द वे। ऑलराइट, अब आप यहाँ समझिए किसी भी हाल में z टू द पावर 4n + 3 तो ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि इसी फैक्टर को ज़ीरो होना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को ज़ीरो करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस बात को विचार करते हैं। 1 तो 1 रहने देते हैं। अगर ये ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म दे तभी ये ज़ीरो बना सकता है। तो पहले मैं इसको तो ब्रेक कर दूंगा। ये देखिए इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं कैसे, ओमेगा टू द पावर 4n इंटू ओमेगा क्यूब्ड, जिससे ओमेगा क्यूब्ड की वैल्यू हो जाएगी 1। इस वजह से ये केवल लिखा जाएगा ओमेगा टू द पावर 4n एंड यहाँ भी अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा ओमेगा टू द पावर 8n + 6, जहाँ से ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी फिर से 1, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, तो केवल लिखा जाएगा ओमेगा टू द पावर 8n। नाउ अब यहाँ ध्यान दें, इसके बाद आप इस 4 टू द पावर n को, चूंकि वो 4 का मल्टीपल है, आपको ध्यान देना है कि 3 के मल्टीपल पे ये बन जाएगा 1, तो 1 ही बनाना है क्योंकि वो हमें 1 + ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ फिर से ऐसे ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा n, तब भी कोई नहीं रोक पाएगा मुझे लिखने से। और यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा टू द पावर 6n इंटू ओमेगा n। हालांकि इन सब चीज़ों को आप पहले ही केस में यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, केवल हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यानी कि हमें अब क्या मिल गया, 1 + ओमेगा टू द पावर n एंड ओमेगा टू द पावर 2n। अब हमारे पास बिल्कुल सही फॉर्म में दिख रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है 1 2 3 4 5, PQRST में क्या है 1 2 3 4 5। तो अब आप सोच के देखिए कि ये अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूँ तब भी ये 1 + ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मेट देगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि n = 1 परमिसेबल है। 2 रखूँगा तब भी परमिसेबल होगा बिकॉज ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाला ओमेगा बन जाएगा। यू कैन गेट द आइडिया। बट 3 रखूँगा अगर, तो उस केस में ये बन जाएगा 1 और ये भी बन जाएगा 1, जिससे ये वैल्यू मिल जाएगी 3, जिससे 0 नहीं होगा। यानी कि n = 3 इज नॉट परमिसेबल 1, बट अगेन 4 परमिसेबल है और 5 परमिसेबल है। यानी कि अगर n की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा वही परमिसेबल नहीं होगा यहाँ पे 0 बनाने के लिए। तो 1 2 भी करेक्ट होगा, 4 भी करेक्ट होगा एंड 5 भी करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि P, Q, S and T are the correct options for this question. So C मैच करेगा P, Q, S और T से। आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे हो कि 2014 और 15 के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो डेलिबरेटली मैंने वैसे तो चूज़ नहीं किए हैं। ऑब्वियसली वो जिस तरीके से दिए गए हैं उसी को उठा के मैंने वैसे रख दिया एडवांस में। तो इसमें जो तीनों क्वेश्चंस हैं एक्सीडेंटली, आई थिंक द थर्ड वन वाज द सेम सिमिलरली, यस। सो जो तीनों क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हो कि सभी लगभग क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी और nth रूट्स ऑफ इन्फिनिटी से संबंध रखते हैं, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या है, अल्फा k इज इक्वल टू कोसाइन k π/7 एंड प्लस i साइन k π/7। तो इसको मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ e टू द पावर i k π/7। जब भी ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख देना ताकि इजी हो। अब पूछा ये जा रहा है कि ये समेशन k इज इक्वल टू 1 to 12 मॉडुलस ऑफ अल्फा k + 1 - अल्फा k, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में
summation k is equal to 1 to 3 and modulus of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 का डिफरेंस का रेशियो क्या होगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, पहले अल्फा टू द पावर अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के को फाइंड करते हैं कि वो होगा क्या। सो यू कैन गेट दैट आइडिया कि यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर आई k प्लस 1 पाई ओवर 7 एंड माइनस e टू द पावर i k पाई ओवर 7। अगेन यू कैन सी दैट इसमें से कॉमन आ जाएगा e टू द पावर i k पाई बाई 7 और यहाँ बच जाएगा e टू द पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड लेना है। तो जब इसका आप मॉड लोगे तो यू कैन गेट दैट आइडिया कि ये जो e टू द पावर i k पाई बाई 7 है इसका इंडिविजुअल मॉड आएगा ऐसे, और यहाँ आएगा e टू द पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो बचेगा क्या, केवल modulus of e to the power I pi by 7 minus 1। and again you can guess this, you can get this idea कि ये जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ k है। इसका मतलब कि इसके न्यूमरेटर में आप करने क्या वाले हो, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू 12 e to the power I pi by 7 minus 1 जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ k है। एंड सिमिलरली आप डिनोमिनेटर को फाइंड कीजिए। सो डिनोमिनेटर में भी सेम तरह का पैटर्न दिख रहा है, 4k माइनस 1 एंड 4k माइनस 2 जो कि अगेन कितने के डिफरेंस पे हैं, 1 के डिफरेंस पे हैं, और यही काम यहाँ भी हुआ था। तो सेम आपको मिलेगा वही चीज़। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो e टू द पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। अगर आपको इस पे डाउट है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो सेम पैटर्न से, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ k प्लस 1 k का जो गैप है वो 1 का है, और 4k माइनस 1 और 4k माइनस 2 का गैप है वो भी 1 का है। तो यहाँ भी जब लिखोगे तो कॉमन तो जो 1 के गैप वाला छोटा वाला होगा वो आ जाएगा कॉमन, उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा, और फिर से यहाँ पे क्या बच जाएगा e टू द पावर i पाई बाई 7 माइनस 1, और इसको हमें ले जाना है k की वैल्यू 1 से 3 तक। दैट मीन्स कि आप सेम तरीके के टर्म को ऐड कर रहे हो कितनी बार, ऊपर 12 बार और नीचे 3 बार। तो अगर मैं इस सेम तरीके के टर्म को, अगर सपोज कीजिए कि मैं इस पूरे नंबर को कुछ मान लेता हूँ लाइक लेट्स से a, और ये भी a ही है, तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू 12 ऑफ a, इसका मतलब ये हो जाएगा 12a, और नीचे हो जाएगा फिर से 3a, और इसलिए जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 4, एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये हो गया 4। दैट्स इट फॉर टुडे। तो इस क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में अब तक हमने 2015 तक के एडवांस के क्वेश्चंस को कर लिया है। सो इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डू नाउ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन JEE Advanced in year 2016 and 2017. So till then, take care and keep solving problems. Thanks.